नमस्कार, स्वागत है बीपीएससी मेंस क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के अंतर्गत मौर्य कला। पिछले क्लास में हमने आपको सिलेबस बताया था। उस सिलेबस में पूरे इतिहास को हम 7 भाग में बांटे थे, जो कि बीपीएससी मेंस में पूछा जाता है। 114 नंबर का रहता है और पेपर फर्स्ट का सेक्शन 1 के अंतर्गत ये 114 नंबर का इतिहास का प्रश्न रहता है, जिसमें से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं और 3 लिखना है। कला के अंतर्गत जो 4 कलाओं को हमें पढ़ना है, मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम और मधुबनी पेंटिंग, तो इन 4 में से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर रहता ही रहता है। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि कला पाठ से कोई क्वेश्चन ना रहा हो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मौर्य कला। मौर्य कला, मौर्यन आर्ट, ये सेक्शन 1 भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति के अंतर्गत सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट। तो मौर्य कला का हम आज प्रारंभ करते हैं। मौर्यन आर्ट, मौर्य कला को भारतीय इतिहास का प्रारंभ भी माना जाता है, क्योंकि यह एक ऐसा दौर था जब कला स्पष्ट रूप से ऐसे प्रतीकों पर आने लगा था जिसके कारण से वो आज तक सुरक्षित हैं और उसे आज भी हम खुदाई से मिले अवशेषों के रूप में जो प्राप्त हुए हैं उसे हम देखते हैं। यूं तो मौर्य कला से पहले भी कला के नमूने दृष्टिगोचर होते रहे हैं। वैदिक काल में, खास करके सैंधव काल में, सिंधु घाटी सभ्यता के काल में, बेजोड़ स्थापत्य कला का नमूना आज भी हम उसको देखते हैं। कला के स्वरूप को आज भी अवशेष के रूप में हमें प्राप्त होता है। परंतु मौर्य काल में यह एक ऐसा संक्रमण काल था, यह एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जब पूर्व की अपेक्षा, जब कला वैदिक काल में देखें या इससे पूर्व देखें, तो जब कला घास फूस या मिट्टी ऐसे कुछ कच्चे चीजों पर बनते थे, जिसके कारण कला के स्वरूप जो उस समय रहे होंगे तो वो आज आसानी से प्राप्त नहीं है। वे उसकी जो है लॉन्जिविटी जो है, उसका जो टिकाऊपन जो है वो कम होने के कारण इतने लगभग 2500-3000 वर्षों के बाद वो सुरक्षित नहीं रहे हैं। परंतु मौर्य काल में हम पहली बार देखते हैं कि कला जो है घास फूस फूल पत्ती से निकलकर और शिलाओं पर अंकित होने लगे थे। बड़े बड़े पसान पत्थरों पर कला के नमूने प्रदर्शित किए जाने लगे थे। इसमें आप कई अशोक कालीन या मौर्य कालीन कहें स्तंभों को देखेंगे, गुफा कंदराओं को देखेंगे, पाषाण वेदिकाओं के रूप में, यानी शिलाओं को काट काट कर, पत्थर को काट काट कर जब कला का प्रदर्शन होने लगा, पत्थरों पर जब कला अंकित किया जाने लगा, तो वो कला आज भी टिकाऊ होने के कारण वो सुरक्षित है। और यह मौर्य कला को अगर विशेष रूप से देखें तो देश के, बिहार सहित देश के विभिन्न भागों से जो प्राप्त हुए हैं उनमें से खास करके पटना है, मथुरा है। बिहार में अगर बात करें तो पटना, राजगीर, गया में ढेर सारे मौर्यकालीन कला के नमूने प्राप्त हुए हैं। तो इन कलाओं के आधार पर हम मौर्य काल के जो वैभवशाली हमारा अतीत है, जो उस समय की इतिहास है, उसके बारे में भी हम जानते हैं। और उस समय के जो कलाकृतियां हैं उस अनुसार से उस काल का शासन व्यवस्था, वहां की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और क्या कुछ घटनाएं घटी होगी, तो उसको भी हम जानते हैं। बिहार सहित भारत के कई म्यूजियम में मौर्य कला आज भी सुरक्षित है और इसके बारे में हम जानते हैं, देखते हैं। तो बीपीएससी में एक सवाल इस पर आता है, कई अलग अलग तरीकों से सवाल पूछा जाता है। जैसे मौर्य कला की विशेषताओं को लिखें, मौर्य कला के मूर्ति कला की विशेषताओं को लिखें, मौर्य कला के बारे में लिखें, ऐसे कुछ कुछ प्रश्न होते हैं घुमा फिरा के। तो उन सारे जो एस्पेक्ट्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको होल एंड सोल आज हम देखेंगे। तो चलिए, ये देखिए, सिंधु घाटी काल में भी स्थापत्य कला के नमूने थे, परंतु वैदिक काल में भी घास फूस फूल लकड़ी पर बनते होंगे। लेकिन मौर्य काल में क्या हुआ कि सर्वप्रथम कला का उत्कृष्ट रूप दृष्टिगोचर हुआ, क्योंकि यहां पर पाषाण का व्यापक उपयोग होने लगा, मतलब स्टोन को काट काट कर ये करने लगा। इसलिए भारतीय कला के इतिहास का इसे प्रारंभ हम कह सकते हैं। मौर्य कला के बारे में कुछ और अन्य बातों को जाने तो मौर्य शासक जो थे, खास करके चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और इनके उत्तराधिकारी। तो अशोक के बाद धीरे धीरे मौर्य राजवंश या मौर्य साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया था। परंतु इनके उत्तराधिकारी जैसे कि दशरथ, इनके जो पौत्र थे, प्रपौत्र थे, तो वो दशरथ इत्यादि लोगों ने भी
कला को संरक्षण दिया, कला के महत्व को समझा और उसे बनाया। तो ये मौर्य शासक खास करके चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और उसके उत्तराधिकारियों ने जो कला के नमूने पेश किए वो इस रूप में हमारे सामने आए। तो राजप्रसाद के रूप में आए, स्तंभ के रूप में आए, गुफा के रूप में आए, स्तूप के रूप में भी हम देख सकते हैं, कई प्रकार की मूर्तियों को देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है जो लोक जगत में ये सारे तो हम राजकीय मान सकते हैं कि राजाओं के संरक्षण में ये बना था राजकीय, लेकिन लोक कला के भी कई नमूने पत्थर पर या मिट्टी की मूर्तियों के रूप में, टेराकोटा के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। और इससे पता चलता है कि मौर्य काल का गौरवशाली जो हमारा अतीत है, हमारा जो गौरवशाली अतीत है मौर्य काल में कितना समृद्ध था। तो इसको हम जानते हैं। मौर्य कला को अगर हम विभाजन करना चाहें तो इसे दो भाग में हम विभाजित कर सकते हैं। पहले भाग में जो राजाओं के संरक्षण में, राजाओं के दान से या राजाओं के प्रोत्साहन से जो कला का विकास हुआ उसको हम राजकीय कला के अंतर्गत रखते हैं। और जो लोक जगत में यानी जनता के द्वारा, जो प्रजा के द्वारा जो कलाकार थे, स्वतंत्र कलाकार थे, स्वतंत्र कलाकारों ने जो कलाकारी किया, जो कलाकृतियां बनाया, उसको हम लोक कला के अंतर्गत रखते हैं। यूं तो कला के और भी स्वरूप उस काल में रहे होंगे, नृत्य संगीत भी रहा होगा, परंतु उसके बारे में हमें विशेष पता नहीं चलता है। जो पत्थर पर अंकित नमूने हैं, कला के नमूने, उसके आधार पर हम इसको दो भाग में बांट सकते हैं। तो राजकीय कला को भी हम तीन भाग में बांट सकते हैं। पहला तो आप चंद्रगुप्त मौर्य का रख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कालीन, और इसमें कुम्हरार से प्राप्त हुआ जो राजप्रसाद है, जो असेंबली हॉल है, तो उसको हम रख सकते हैं। अशोक कालीन, यहां पर आके कला का काफी बृहद स्वरूप देखने को मिलता है अशोक के समय में। और अशोक के समय में बहुत सारे स्तंभ बने, स्तूप बने, गुफा बराबर की पहाड़ियों में, और कई पाषाण वेदिकाएं जो कि पुरातात्विक अवशेषों के रूप में प्राप्त हुए हैं। तो इस अशोक काल में जाकर कला काफी व्यापक हो चुका था और खुद अशोक ने इसका काफी संरक्षण दिया था, जिसके कारण से कलाकारों ने जो कला के नमूने उस काल में पेश किए थे आज भी दर्शनीय है और अविश्वसनीय भी है कि उस काल में ऐसे नमूने, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब उसके बाद दशरथ कालीन, तो अशोक के पौत्र जो दशरथ थे, दशरथ ने भी फिर कुछ गुफाओं का निर्माण किया था, जिसे हम नागार्जुनी पहाड़ी पर विभिन्न गुफाओं के रूप में हम देख सकते हैं। और लोक कला के अंतर्गत हम आगे देखेंगे एक चंवरधारणी की मूर्ति है या यक्षिणी की मूर्ति। ये दीदारगंज से प्राप्त हुआ था, जो कि ये एक महिला की मूर्ति है और यह इतना भव्य है कि इसे भारतीय कला जगत का प्रतिनिधि भी माना जा सकता है। आप कहीं भी देखेंगे भारतीय कला का अगर संदर्भ आएगा तो ये यक्षिणी या चंवरधारणी की मूर्ति आपको स्पष्ट वहां पे चित्र में या फिगर में दिखाई पड़ेगा। तो ये है। उसके अतिरिक्त कई प्रकार के खिलौने भी मिले हैं। 2 यक्ष की मूर्ति लोहानीपुर से मिला है और घाघरा युक्त नारी, इन सब के बारे में बुलंदीबाग से प्राप्त हुआ है। तो इसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे बारी बारी से सबके बारे में। यानी ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद प्राप्त हुआ है उसके बारे में, अशोक कालीन जितने भी गुफाएं और स्तंभ है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और दशरथ कालीन जो नागार्जुनी पहाड़ी से 3 गुफाएं मिली है तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त जो है लोक कला के बारे में जानेंगे। तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने जो राजप्रसाद बनाया था, इसके अवशेष पटना के कुम्हरार पार्क में आज भी देखे जा सकते हैं, परंतु ये अवशेष के रूप में है, जीर्ण शीर्ण है, ये महल के रूप में अब मौजूद नहीं है। परंतु जिन पुस्तकों में इसका वर्णन मिलता है, फाहियान जैसे लेखकों ने उस समय जो वर्णन किया, उस वर्णन से पता चलता है कि यह कितना विशाल महल रहा होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रारंभ में लकड़ी का महल बनाया था, जिसे कि बाद में अशोक ने पत्थर के रूप में भी तब्दील किया था। पत्थर के शिलाओं को काट काट कर जो 80 स्तंभों वाला जो राजमहल है, राजप्रसाद है, राजप्रसाद जहाँ से कि राजा बैठते हैं और उसका दरबार लगता है, असेंबली हॉल एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्राप्त हुआ है इसके बारे में हम जानते हैं। ये देखिए राजप्रसाद। तो जितने भी प्रकार के 3 राजाओं और उसके उत्तराधिकारियों का जो हमने जिक्र किया, चंद्रगुप्त मौर्य कालीन, बिंदुसार, अशोक और दशरथ, तो इस प्रकार से जो भी संरचनाएं बनी है
उसको हम 4-5 पॉइंट में डिवीजन करके हम आपको बताएंगे। तो पहला तो राजप्रसाद है। तो राजप्रसाद यह क्या है? तो ये 80 स्तंभों वाला है, यानी 80 जो है इसमें पिलर्स थे, 80 पिलर्स वाले असेंबली हॉल एक मिला है और यह एक विशाल भवन था। और यही पाटलिपुत्रा जो उस समय मगध साम्राज्य की राजधानी थी, तो वहां का केंद्र बिंदु था। यही राजधानी पाटलिपुत्रा राजधानी से जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन चलता था और उनका जो दरबार लगता था, तो यही 80 पसान स्तंभों वाला जो विशाल भवन है, इसी में उनका दरबार लगता था। और पूरा जो है भारतीय उपमहाद्वीप, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और श्रीलंका और इधर बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक जो शासन कार्य चलता था, तो वो यही पाटलिपुत्रा स्थित जो है वो 80 पसान स्तंभों वाला जो विशाल भवन मिला है चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद, तो वहां से शासन होता था। इसको आज भी हम कुम्हरार पार्क में देख सकते हैं। तो पाटलिपुत्रा कुम्हरार ये कुछ ऐसा फिगर है, इसी तरह का अभी दिखाई पड़ेगा, सिर्फ ईंटें हैं और कुछ जो है इस प्रकार का रुइंस ऑफ असेंबली हॉल चंद्रगुप्त मौर्य कह सकते हैं। ये खंडहर है, खंडहर से भी काफ़ी जो है सिर्फ ईंटें हैं, कुछ भवन वगैरह है नहीं। तो इसकी क्या है? तो यह लकड़ी का पहले था और इसको बाद में अशोक ने पत्थर में तब्दील किया, पत्थर के शिलाओं को काट काट कर और लकड़ी के स्तंभ को पत्थर के स्तंभ में बदला। तो ये 140 फीट लंबा विशाल भवन है, 120 फीट चौड़ा है, 140 फीट लंबी और 120 फीट चौड़ी। प्रत्येक 15 फीट पर एक एक स्तंभ है, 15-15 फीट पर एक एक स्तंभ है। और ऐसे स्तंभों की जो पिलर्स हैं, इस पिलर की 8 पंक्तियां हैं, 8 पंक्तियां, और प्रत्येक पंक्ति में 10 पिलर हैं। तो स्तंभों की 8 पंक्तियों में प्रत्येक पंक्ति में 10, तो 8 गुना 10 करेंगे तो 80। तो इस तरह से ये 80 स्तंभों वाला जो पाषाण के जो 80 स्तंभों वाला जो भवन है, तो वो यहां से प्राप्त हुआ है। अगर हम स्तंभों पर बात करें तो सोने की चिड़िया, फूलों के गुच्छे, अंगूर की लताएं, ये सब उन पर चित्र बने हुए थे और इसको बाद में अशोक ने विस्तार दिया। इस जो राजप्रसाद है, तो राजप्रसाद का मेगास्थनीज और एरियन ने भी जिक्र किया है। अभी तो खैर कुम्हरार पार्क में देखने जाएंगे तो सिर्फ ईंट आपको दिखाई पड़ेंगे, परंतु जो वर्णन मिला है तो वर्णन मेगास्थनीज, मेगास्थनीज का जो इंडिका है, हालांकि ये इंडिका भी अभी प्राप्य नहीं है। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा होगा जब ये यहाँ आए थे, पाटलिपुत्रा के बारे में वर्णन किए थे। ये सेल्यूकस के दूत थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मेगास्थनीज ने जो इंडिका लिखा, तो वो इंडिका आज प्राप्य नहीं है, परंतु इंडिका का संदर्भ जो है अन्य यूनानी ग्रंथों में जो आया है, उससे हमें पता चलता है कि इंडिका नामक एक पुस्तक था जो अब नहीं है। उससे कुछ कुछ उद्धरण लेकर जो यूनानी लेखकों ने अपने संदर्भों में, अपने ग्रंथों में जो संदर्भ लिया है, तो उससे हमें पता चलता है कि ये राजप्रसाद के बारे में यहाँ एक विशाल राजप्रसाद रहे होंगे। इसके अतिरिक्त एरियन ने भी इसका जिक्र किया है, एरियन ने। और फिर आगे अगर हम देखें तो फाहियान, जो कि चीनी यात्री थे और मौर्य काल में भारत भ्रमण पर आए थे, मौर्य काल में भारत भ्रमण पर आए थे। उन्होंने जब इस राजप्रसाद को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए, इतने आश्चर्यचकित हो गए कि उन्हें लगा कि ऐसा भवन, ऐसा बिल्डिंग कोई मनुष्य बना ही नहीं सकता है। और इसीलिए इन्होंने इस राजप्रसाद को देखते हुए इसे देवों द्वारा निर्मित भवन बताया, देवों द्वारा निर्मित भवन। यानी ये किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि देवताओं ने इसे बनाया है। और इस तरह से इसकी जो भव्यता और विशालता है उसका जो विवरण फाहियान ने प्रस्तुत किया है, उससे पता चलता है कि उतना प्राचीन काल में, आज से 2200-2300 वर्ष पहले, जो संपूर्ण भारत की राजधानी थी, उसका राजमहल थी, वो कितना भव्य था।
इसके बाद दूसरे स्थान पर हम देखेंगे तो स्तंभ है। ये मौर्यकालीन स्तंभ कला जगत की अनुपम निधि है। पूरी दुनिया में जो भारतीय कला की धाक है उसमें इस स्तंभ की विशेष योगदान है। तो ये स्तंभ जो है बिहार सहित भारत के कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इसकी अनुमानित संख्या लगभग 30 से 40 रहे होंगे और ये स्तंभ जो है वो अशोक द्वारा बनवाए गए थे। तो 30 से 40 रहे होंगे, परंतु काल के कालांतर में कई जो स्तंभ थे वो नष्ट हो गए होंगे। तो अभी फिलहाल 15 सुरक्षित हैं और इस 15 को अलग अलग स्थानों पर हम देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कई स्तंभ शीर्ष, जो स्तंभ का हेड है, स्तंभ के 2 भाग होते थे, यष्टि और शीर्ष, आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उसमें जो शीर्ष है, जो ऊपर का भाग, तो वो किसी कारण से टूट गया होगा, तो कई स्थानों से वो स्तंभ शीर्ष भी प्राप्त हुए हैं। और इस तरह से जो भी मौर्यकालीन स्तंभ है उसको हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो जिस पर धम्म लिपि खुदा हुआ है, यानी अशोक का जो धम्म था, जो निर्देश थे प्रजा के लिए या फिर राजकीय पदाधिकारियों के लिए और धम्म के सम्मत आचरण करने के संबंध में, तो वो पहला प्रकार का जो स्तंभ है जिस पर कि धम्म लिपि खुदा हुआ है। और दूसरा प्रकार के जो स्तंभ हैं जिसमें कि धम्म लिपि नहीं खुदा हुआ है। तो इन स्तंभों के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से स्तंभ है जिनमें कि धम्म लिपि नहीं खुदा हुआ है और कौन कौन से हैं जिनमें खुदा हुआ है। ये सब छोटी छोटी बातें अगर आप बीपीएससी में जिक्र करेंगे तो बेशक जो है नंबर आपको अधिक मिलेगा। तो इसमें आप देख लीजिए कि बिहार सहित भारत के कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। बिहार सहित तो बिहार में कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ उसका भी हम वर्णन करेंगे। 3-4 स्थान से हुआ है और समस्त अगर मौर्य कला को देखें तो बिहार के कई स्थानों जैसे पटना, गया, राजगीर और चंपारण के कई क्षेत्रों से, वैशाली से प्राप्त हुआ है। भारत में अगर देखें तो मथुरा से प्राप्त हुआ है, उड़ीसा के धौली से प्राप्त हुआ है, तो ये सब है, सारनाथ से प्राप्त हुआ है। तो अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से स्तंभ जो है जिस पर कि धम्म लिपि खुदा हुआ है और बिना धम्म लिपि के हैं। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि जिस पर धम्म लिपि खुदा हुआ है तो उसमें दिल्ली टोपरा है। दिल्ली टोपरा का मतलब पहले टोपरा में था, उसको दिल्ली ले जाया गया, फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको स्थानांतरित किया गया था। फिर दिल्ली मेरठ, इलाहाबाद है, फिर लौरिया नंदनगढ़, लौरिया आर्यराज और लुम्बिनी। ये सब ऐसे स्तंभ हैं जिन पर कि धम्म लिपि खुदा हुआ है। इस तरह से ये देखिए, ये धम्म लिपि है। कुछ कुछ आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ लिखा हुआ है, ये खोद खोद कर लिखा गया है। ये मौर्यकालीन लिपि है जिसको कि पढ़ा था जेम्स प्रिंसिप ने। आप लोग ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं की तैयारी में इस बात को जानते हैं। तो ये जो है पाली भाषा में लिखे हुए हैं धम्म लिपि। तो ये दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, इलाहाबाद, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया आर्यराज और लुम्बिनी। तो ये 7 ऐसे स्तंभ है जिस पर कि धम्म लिपि खुदा हुआ है। कुछ ऐसे भी स्तंभ हैं जैसे कि उदाहरण के तौर पर रामपुरवा और वैशाली। ये 2 ऐसे स्तंभ हैं जिस पर कि धम्म लिपि नहीं खुदा हुआ है। अब बात करते हैं मौर्यकालीन स्तंभों के विशेषताओं के बारे में। तो मौर्यकालीन स्तंभ अगर देखें तो ये बलुआ पत्थर से निर्मित है। बलुआ पत्थर से निर्मित है। ये बलुआ पत्थर संभवतः चुनार से लाया जाता होगा, चुनार से। ये एकास्मक पत्थर है, एकास्मक है, गोल है और सुडौल है। एकास्मक है, गोल है और सुडौल है। एकास्मक मतलब एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है, जोड़ जोड़ के नहीं। यानी आज जिस तरह से आप सीमेंट से जोड़ देते हैं तो जोड़ कर नहीं, बल्कि एक ही पत्थर को काटा गया है और काट कर इसे बनाया गया है। अब चुनार से यदि
चंपारण के रामपुरवा या लौरिया नंदनगढ़ या लौरिया अरेराज लाया गया होगा तो उस समय क्या टेक्निक का प्रयोग किया होगा, इसके बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। हो सकता है कि 8-10 हाथियों को बांध कर और उसमें घसीट कर लाया गया हो, लेकिन उतना समतल जमीन नहीं रहा होगा ताकि घसीट कर लाया जा सके। तो ये चुनार से बलुआ पत्थर से एकास्मक है, गोल है और सुडोल है। और आधार तल से इसको अगर आप देखेंगे तो आधार तल से क्रमशः पतले होते चले गए हैं। आधार तल पर मोटा है, जैसे जैसे इसके ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो क्रमशः पतले होते गए हैं। ठीक है। और यहां पर अगर देखें आप तो यहां धातुई चमक है। थोड़ा सा कुछ बोर्ड में टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है जिस कारण से ऐसा हो रहा है। धातुई चमक, ये धातुई चमक का कारण क्या है? तो कारण है पॉलिश। इस पर ऐसा पॉलिश किया गया है। यह मौर्य काल की सबसे बड़ी विशेषता है, मौर्य कला की सबसे बड़ी विशेषता है कि आप मौर्यकालीन अगर मूर्तियों को देखेंगे या फिर स्तंभों को देखेंगे तो उसमें एक धातुई चमक है और यह चमक का कारण है पॉलिश। और यह पॉलिश इस तरह से है कि देखने वाले पहली बार में तो यही उसे लगेगा कि ये कोई धातु का बना हुआ है, यानी तांबा वगैरह का बना हुआ है, परंतु ये पत्थर का बना हुआ है। ठीक है। तो ये धातुई चमक इसकी मुख्य विशेषता है। प्रश्न आता है कि मौर्य कला की विशेषताओं को लिखें। ठीक है। तो इन विशेषताओं को लिखते समय यही सब विशेषताओं को लिखना है, कहां कहां से प्राप्त हुए हैं, क्या उसका डिजाइन था, किसने बनाया, किस प्रकार से। तो इन सब चीजों को आप नोट रखिए, क्योंकि एक प्रश्न भी हम लिखने के लिए देंगे और जिसमें होगा कि मौर्य कला की विशेषताओं को लिखिए, जो काम आपको करना होगा। तो इस तरह से ये मौर्यकालीन स्तंभों के बारे में आप जान गए हैं। दूसरा है इसका विभाजन। तो अगर मौर्यकालीन स्तंभों को देख लें तो इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला जो भाग होगा वो कहलाता है यष्टि, यानी यहां से यहां तक का भाग होगा यष्टि। और ये जो भाग होगा इसको बोलेंगे शीर्ष, यानी हेड। कई स्तंभ के हेड टूट गए हैं और इसको जो है अलग से रखा गया। जैसे रामपुरवा जो चंपारण के रामपुरवा में जो उसका हेड है जिस पर कि सांड का चित्र है, तो वो टूट गया है, तो उसे उस हेड शीर्ष को राष्ट्रपति भवन में शिफ्ट किया गया है। ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया शीर्ष। शीर्ष के भी 3 भाग हैं। इस 3 भाग को यहां दर्शाए गए हैं, इसको हम यहां समझते हैं बढ़िया से। तो ये तो हो गया यष्टि, इसके बारे में जान लिए, ये काफी नीचे तक है और क्रमशः जो है ऊपर से नीचे मोटा होता चला जाएगा। ठीक है। और ये हो गया शीर्ष, इसको हम मानेंगे शीर्ष है। और शीर्ष के भी 3 भाग हैं। तो 3 भाग क्या क्या है? तो पहला है उल्टा कमल, उल्टा कमल, ये उल्टा कमल है। इन्वर्टेड लोटस। दूसरा है चबूतरा या इसको प्लेटफॉर्म कह सकते हैं जिस पर कि, ठीक है। और इसके ऊपर यहां पर कोई पशु या पक्षी की मूर्ति है। अलग अलग स्थानों से प्राप्त मौर्यकालीन स्तंभों में जो मूर्तियां हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे कि यहां पर देखिए शेर है, ये शेर है। वैशाली का बसाड़ में शेर है। रामपुरवा में बैल था जो कि टूट गया। कहीं पर मोर है। सारनाथ में आप देखेंगे, सारनाथ का जो स्तंभ है तो उसमें 4 शेर पीठ सटा के चारों तरफ बैठे हुए हैं, जो बताता है कि हमारी निगाह जो है सजग प्रहरी के रूप में हम चारों ओर देख रहे हैं, यानी हम सतर्क हैं, चौकन्ना है कि दुश्मन हमारे ऊपर वार नहीं करे। तो इसको नेशनल एम्बलम के रूप में, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। तो इस तरह से आप देखिए कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जो मौर्यकालीन स्तंभ है उसके 2 भाग होते हैं। पहला है यष्टि और दूसरा है शीर्ष। शीर्ष के भी फिर 3 भाग होते हैं, एक उल्टा कमल, दूसरा चबूतरा और तीसरा पशु या पक्षी, जो कि यहां हमने विस्तार से दिखाया है। ये यष्टि हो गया, ये शीर्ष हो गया। शीर्ष के 3 भाग,
सबसे ऊपर में कोई पशु या पक्षी, और वो जिस पर बैठा है चबूतरा वो प्लेटफॉर्म, और तीसरा जो है वो इन्वर्टेड लोटस यानी उल्टा कमल। तो इस तरह से ये मौर्यकालीन स्तंभों की विशेषता है। अब बिहार से जो भी मौर्यकालीन स्तंभ प्राप्त हुए हैं उसकी एक झलक देख लेते हैं। तो एक झलक आप देखिए, ये जो स्तंभ है ये प्राप्त हुआ है लौरिया नंदनगढ़। कहां है? तो चंपारण में है। लौरिया नंदनगढ़ चंपारण। दूसरा है लौरिया आर्यराज। दूसरा लौरिया आर्यराज, यह भी चंपारण में है। तीसरा है रामपुरवा। तो रामपुरवा का ये जो स्तंभ है ये कभी खड़ा रहा होगा, लेकिन बाद में ये टूटकर गिर गए होंगे, जिसके कारण से ये इस तरह से हॉरिजेंटल वे में जमीन पर रखा हुआ है। इसको चारों तरफ से संरक्षित कर दिया गया है। तो रामपुरवा का जो बैल शीर्ष है, चूंकि ये गिरा होगा टूटकर, तो इसका ये शीर्ष टूट गया। तो ये शीर्ष जो है अभी राष्ट्रपति भवन की शोभा बढ़ा रही है, और राष्ट्रपति भवन के गेट पर ही आपको ये बैल शीर्ष जो है, रामपुरवा के बैल शीर्ष आपको देखने को मिलेंगे। बैल शीर्ष, यही सब लिखना है बीपीएससी में। ये फिगर के माध्यम से आपको समझा रहे हैं ताकि आपके मेमोरी पर इसका खासा प्रभाव पड़े और याद रहे। ऐसे लिखकर भी बता सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। क्योंकि हमारा जो मेमोरी है, मेमोरी को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो होता है रैंडम मेमोरी यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी। दिन भर में या पूरे जीवन काल में कई सारी बातें हमारे दिमाग में आता है, चला जाता है, उतना सारा चीज़ों को हम याद भी नहीं रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब किसी को याद रखना है तो उसे बार बार हमें अपने स्मृति में, अपने जेहन में लाना होगा। और लाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसका रिवीजन कीजिए। अगर नहीं तो कुछ ऐसा घटना, कुछ ऐसा चित्र या कुछ ऐसा आवाज जिसने आपके जीवन पर काफी ज्यादा प्रभाव डाला, अपने मन मस्तिष्क पर ज्यादा प्रभाव डाला हो, तो वो चीजें हमें याद रहती हैं। तो पढ़ी हुई बातों की अपेक्षा सुनी हुई बातें ज्यादा याद रहती है, सुनी हुई बातों की अपेक्षा देखी हुई बातें ज्यादा याद रहता है, और देखी हुई बातों को अगर किसी कलात्मक दृष्टिकोण से, कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो वो ज्यादा याद रहता है। तो इसलिए हम ये पिक्टोरियल क्लास में हम पिक्टोरियल का यूज कर रहे हैं ताकि आपको याद भी रहे मेमोरी में। और तीसरा प्रकार का जो मेमोरी होता है वो होता है फिजिकल मेमोरी, जो हमारे शरीर में सेट हो जाता है। जैसे कि डांस का स्टेप्स, तो कैसे जो है धुन बजता है उसमें लोग जरा भी दिमाग नहीं लगाते, या कई सारे पीटी परेड से लेके हम लोग जो बाइक या टू व्हीलर या वाहन चलाते हैं, तो अपने आप जो भी सिचुएशन है उसके अनुसार से हमारा एक्सीलेटर, ब्रेक पर पैर चला जाता है, हम इधर गप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हमारा शरीर जो है वो मेमोरी सेट हो गया। तो उसके लिए भी रिवीजन की जरूरत होती है। बार बार हम प्रैक्टिस करते हैं, रियाज करते हैं, जिससे क्या होता है कि हम नहीं भी दिमाग लगाएंगे तो भी जो अपने आप होता रहेगा। ठीक उसी प्रकार है कि आप बार बार किसी चीज को देखते हैं और इस तरह से आप अलग ढंग से सोचते हैं, तो आपके क्या है कि वो बॉडी में सेट हो जाएगा, और क्वेश्चन देखे नहीं कि फिर जो है कलम चलने लगेगा। इसलिए ये बैल शीर्ष है, ठीक है। तो यहां पर ये लौरिया नंदनगढ़ में, यहां देखिए शेर है, यहां भी रामपुरवा में भी यहां कुछ नहीं है, संभवतः भी टूट गए होंगे, देखने से ऐसा ही लगता है। लौरिया आर्यराज में, सॉरी, लौरिया आर्यराज में ये टूट गए होंगे, देखने से ऐसा लगता है। और रामपुरवा का जो बैल शीर्ष है वो राष्ट्रपति भवन से मिला है। और इसके अतिरिक्त एक वैशाली के बसाड़ से भी ये अशोक द्वारा बना गया एक पिलर है जिस पर कि एक शेर बैठा हुआ है। तो बिहार से मुख्यतः जो अशोक के 7 स्तंभ हैं उनमें 3 ही गिनती होता है, एक लौरिया नंदनगढ़, लौरिया आर्यराज और ये रामपुरवा, ये 3 की गिनती होती है। और कई किताबों के लिस्ट में आप देखिएगा तो 6 दिखाई पड़ता है, जबकि एक 7वां जो है लुम्बिनी है जो कि नेपाल में है। परंतु ये बसाड़ को क्यों नहीं शामिल किया गया है इसके बारे में पता नहीं है, परंतु ये भी एक है, वैशाली के बसाड़ में एक स्तंभ है। तो इस तरह से 4 स्थानों से हमें दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त अगर देश से बाहर की बात करें तो बाहर से भी प्राप्त हुआ है, लेकिन हम अगर बिहार से बाहर की बात करें तो ये सारनाथ का है, 4 शेर वाला स्तंभ।
और इसे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी बनाया गया है, राष्ट्रीय चिन्ह। ये 4 स्तंभों वाला, 4 शेरों वाला स्तंभ है सारनाथ, इसे राष्ट्रीय चिन्ह, इन सब चीज़ों को आप कोट कर सकते हैं। और ये जो विशेषताएं हैं इसको हम बताए हैं। अब तीसरा नंबर में चलते हैं, स्तूप। तो ये देखिए सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप है। तो स्तूप कुछ एक गुंबद नुमा रहता था, जिसके 4-5 पार्ट होते हैं खास करके, और बाहर का पार्ट ये घेरा है रेलिंग, जिसे पाषाण वेदिकाएं भी कहते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे। इसमें चारों ओर चक्कर लगाने की व्यवस्था होती है, और ये मूलतः बौद्ध धर्म से प्रभावित है, बौद्ध धर्म का ही स्तूप बनते थे। और ये इसमें कुछ बुद्ध के या बौद्ध धर्म से जुड़े हुए अवशेषों को रखा जाता था। तो सांची का स्तूप, इसके अतिरिक्त कई और स्तूप जो है देश से प्राप्त हुए हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये स्तूप का डिजाइन को हम दिखाते हैं। तो मुख्यतः 3 जो है प्रमुख स्तूप है, एक सांची का जिसे आपने अभी देखा, दूसरा भरहूत का है, और तीसरा तक्षशिला का है, और इसका नाम है धर्मराज का। धर्मराज का स्तूप। तो स्तूप की संरचना कुछ इस प्रकार होता है कि ये तोरण द्वार है, तोरण द्वार, इसके चारों ओर चक्कर लगाने के लिए तोरण, यहां भी तोरण है, एक कई तोरण होते थे, यहां भी तोरण है, ये सब तोरण है, तोरण द्वार प्रवेश करने वाला। और ये जो है ये परिक्रमा लगाने के लिए है चारों तरफ। उसके बाद यहां भी है, ये भी परिक्रमा करने के लिए है, यानी ये दूसरी मंजिल पर भी परिक्रमा लगाने के लिए। उसके बाद ये गोल गुंबद है जिसको अंड कहा जाता है, ये अंड है क्योंकि अंडाकार है, ठीक है। और इसके ऊपर में यहां पर जो संरचना है तो इसको हर्मिका कहा जाता है, ठीक है। और हर्मिका के ऊपर एक स्तंभ है, स्तंभ जिसे यष्टि कहा जाता है, और इसके ऊपर में जो है वो किसी ध्वज वगैरह प्रकार का होता है तो उसे छत्र कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से गुंबद की संरचना है। इस गुंबद की संरचना को आप जरूर फिगर को बनाइएगा, अभी से प्रैक्टिस करिए बीपीएससी मेंस की कॉपी में। और ये सब देखने के बाद इतने लुभावने लगते हैं कि आपको परीक्षक जरूर नंबर देगा। स्तंभ का चित्र बनाइए, असेंबली हॉल का तो चित्र बनाना संभव नहीं होगा, स्तंभ का चित्र बनाइए, ये स्तूप का चित्र बनाइए। तो ये सब चित्र क्या है कि आपके जो कॉपी है उसको आकर्षक बना देता है, और परीक्षक जो है नंबर देते हैं। अगर मौर्य कला आ जाए तो ये जरूर बनाइए। चौथा नंबर में आइए, गुफाएं, कंदराएं या गुहा विहार। तो 2 स्थानों से प्राप्त हुआ है। एक तो बराबर की पहाड़ियां, ये बराबर हिल्स हैं, गया में पाया गया है, बराबर की पहाड़ियां। गया, तो ये पत्थर का जो है रॉक सीरीज है, और इसी में बौद्ध भिक्षुओं और आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को रहने के लिए अशोक ने इन पत्थरों को कटवाकर और अंदर में घर जैसी संरचना बनाया, अंदर में घर जैसी संरचना का निर्माण किया, ताकि जो बौद्ध भिक्षु और आजीवक संप्रदाय के लोग हैं, ये लोग नगर की कोलाहल से दूर रहकर शांति से इन गुफाओं में अपनी पूजा, आराधना, उपासना, तपस्या इत्यादि को कर सके। और इस तरह के बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं प्राप्त हुई है, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त अशोक के पौत्र दशरथ ने भी नागार्जुनी पहाड़ियों पर गुफाओं का निर्माण किया था, जिनमें से 3 गुफा प्राप्त हुए हैं। और राजगीर में भी, राजगीर से 40 किलोमीटर दूर भी एक गुफा का प्राप्त हुआ है।
तो आइए इन गुफाओं के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अशोक द्वारा, जैसे कि ये देखिए लोमेश ऋषि, ये गुफा है लोमेश ऋषि। तो किन किन गुफाओं का निर्माण कराया था? लोमेश ऋषि, विश्व झोपड़ी, सुदामा, और कर्ण चौपड़। तो ये 4 गुफा जो है अशोक द्वारा निर्मित प्राप्त होते हैं, जबकि अशोक के पुत्र दशरथ द्वारा जो बनाए गए गुफा हैं उनके बारे में अगर हम जाने तो नागार्जुनी पहाड़ी पर इन्होंने 3 गुफा का निर्माण किया। जिसमें सबसे जो प्रमुख है वो गोपिका है, गोपिका, उसके बाद बल्डीहक है और बजीहक। ये नागार्जुनी पहाड़ी पर प्राप्त जो है दशरथ के द्वारा बनाए गए गुफा है। और ये जो 4 दिख रहा है इसमें लोमेश ऋषि, विश्व झोपड़ी, सुदामा और कर्ण चौपड़ है, और फिर दशरथ द्वारा जो गोपिका गुफा बनाया गया। अब आ जाइए पाषाण वेदिकाएं। यह अलग से नहीं है, परंतु कई स्थानों से खुदाई में अवशेष के रूप में जो पुरातात्विक अवशेष हैं उसमें कई पाषाण वेदिकाएं भी मिली हैं। और ये पाषाण वेदिकाएं है क्या? तो वास्तव में यह रेलिंग है, यह एक रेलिंग है। रेलिंग मतलब ये जो किसी भी बौद्ध स्थल के स्तूप वगैरह की सुरक्षा के लिए जो घेरा बनाया जाता था, एक तरह से रेलिंग, तो ये रेलिंग ही पाषाण वेदिकाएं हैं। तो यहां पर तो सांची के स्तूप में आप जो रेलिंग देख रहे हैं तो ये रेलिंग सुरक्षित है सांची के स्तूप में, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कई स्थानों से ये रेलिंग जो है ये टूटकर दूसरे स्थानों पर चले गए होंगे, और यही जो है पाषाण वेदिका के रूप में प्राप्त हुआ है, जिसमें कई तरह का डिजाइन बने हुए हैं। और इन रेलिंगों में भी कई प्रकार की मूर्तियों का समावेश किया गया है। तो ये पाषाण वेदिकाएं 5वां प्रकार है जो मौर्यकालीन राजकीय कला है उसका। अब हम लोक कला के बारे में बात करेंगे। लोक कला के बारे में बात करने से पहले हम कुछ और राजकीय कलाओं को देखते हैं। जैसे ये आप मौर्यकालीन जो स्तंभों हैं उन स्तंभों को देख सकते हैं। इस तरह के मूर्ति बने हुए थे, प्रत्येक स्तंभ इतना विशिष्ट था। ये आपके जो पाषाण वेदिकाएं हैं तो उस पर बनी मूर्ति है, जैसे हाथी की मूर्ति ये दिख रहा है। तो इस तरह से मौर्य कला के नमूने जो भी स्थापत्य था, मौर्यकालीन स्थापत्य, उनके दीवारों पर, उनके स्तंभों पर, उनके पाषाण वेदिकाओं पर दिखाई पड़ता है। अब आइए हम बात करते हैं लोक कला की। लोक कला की बात करें तो सबसे पहले जो जेहन में उभरता है वो है चंवर धारनी की मूर्ति। ये चंवर धारनी की मूर्ति अभी फिलहाल पटना बिहार म्यूजियम में रखा हुआ है। पहले पटना म्यूजियम में था, बिहार संग्रहालय, आप भी जाके देख सकते हैं। और ये मूर्ति की इतनी कलाकृति मशहूर है कि यह संपूर्ण भारतीय कला जगत का प्रतिनिधित्व करने की ताकत है इसमें। ये मूर्ति है, इसके विस्तृत विवरण आपको हम नोट्स में उपलब्ध करा देंगे, परंतु इतना जान लीजिए कि यह मूर्ति दीदारगंज से प्राप्त हुआ था। दीदारगंज से प्राप्त हुआ था। यह एक स्त्री की अर्धनग्न मूर्ति है और इन मूर्तियों की विशेषता देखिए, पतली कमर, भारी नितंब, उभरे हुए उरोज और एक हाथ से यानी दाहिना हाथ से चंवर लिए हुए। चंवर क्या होता है?
तो चंवर पहले राजा जब बैठते थे तो राजा को हवा झलने के लिए, उसमें फैन तो होते नहीं थे, तो हवा झलने के लिए चंवर डुलाया जाता था। तो चंवर धारणी महिला, ये चंवर, और एक हाथ किसी कारणवश चूंकि लंबे समय का है ये टूट गया है, और यह महिला एक चौकी पर खड़ा है। और इस तरह से इसकी जो अप्रतिम सौंदर्य है, यह सौंदर्य जो है वो मौर्य कला को और भी विशिष्ट बना देता है। इस मूर्ति की खोज के पीछे भी एक कहानी है कि इसे पटना यूनिवर्सिटी में एक JN समाधार नाम के प्रोफेसर थे, उनके द्वारा खोजा गया। एक कहानी यह भी है कि गुलाम रसूल नामक व्यक्ति ने इसे गंगा के धोबी घाट से प्राप्त किया था, और इसके ये मूर्ति जो है वो घाट पर औंधा मुंह रखा हुआ था, और चूंकि पीछे का जो पोर्शन है, पीछे का भी पोर्शन आप देख सकते हैं, तो वो सपाट होने के कारण उसको एक चबूतरा के रूप में प्रयोग करते थे, और इस पर कपड़ा पीट कर इससे कपड़ा जो है साफ करते थे। और इस कारण से ये मूर्ति खंडित हुई होगी, जैसे कि यहाँ टूटा हुआ है, नाक वगैरह भी हल्का खरोंच आया हुआ है। तो हालांकि इसकी धातुई चमक जो आज भी बरकरार है, पॉलिश, वो देखने लायक है। पत्थर का बना हुआ मूर्ति चौकी पर खड़ी है। उसके बाद इस मूर्ति को पहचाना गया, देखा गया, तो पता चला कि ये मौर्यकालीन है, और इस मौर्यकालीन मूर्ति को वहां से उठाकर पटना म्यूजियम में लाया गया। और अभी जब बिहार संग्रहालय 2-3 साल पहले बिहार संग्रहालय का निर्माण हुआ, तो बिहार संग्रहालय में रखा गया। तो अगर मौर्यकालीन मूर्ति कला के बारे में पूछा जाए तो इस मूर्ति का काफी विस्तृत रूप से विवरण करना है, इसका रंग रूप अंग प्रत्यंग के बारे में चर्चा करना है, तो ये मूर्ति कला के रूप में आएगा। इसके अतिरिक्त हम देखें तो एक लहंगाधारी, ये आपका बुलंदी बाग से प्राप्त हुआ है, पटना के बुलंदी बाग से। पटना के बुलंदी बाग से ये लहंगाधारणी एक औरत की मूर्ति है, जिसके एक हाथ में डमरू है, और ये डमरू बजा रही है, और ये मिट्टी का है, इसे हम टेराकोटा कह सकते हैं। टेराकोटा के रूप में ये प्राप्त हुआ है। तो यह बुलंदी बाग से प्राप्त है। उसके अतिरिक्त ये भी खिलौने के रूप में भी कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। और ये तस्तरी, इस तस्तरी की विशेषता है कि इस पर पशु और पक्षी की कई सारी मूर्तियां विराजमान है, कई सारे चित्र बने हुए हैं। और ये तस्तरी किस काम में आता होगा, इसके बारे में विद्वानों का अलग अलग मत है, परंतु इतना है कि ये जो है, जो भी तस्तरी या इस प्रकार के खिलौने, ये लोक कला जगत को प्रदर्शित करता है कि लोक जगत में भी कला के उत्कृष्ट नमूने मौर्य काल में थे, और वह मूर्तियों के रूप में, चित्रों के रूप में दिखाई पड़ता है। इसका विस्तृत नोट्स आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। लोक कला के जो मूर्ति हैं वो पाटलिपुत्रा, गया, राजगीर, सारनाथ, मथुरा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, बसार, बक्सर, बुलंदीबाग, कुम्हरार इत्यादि स्थानों से प्राप्त हुए हैं, और इनको जो है कलकत्ता म्यूजियम, पटना म्यूजियम, कुछ ब्रिटिश म्यूजियम में भी रखे हुए हैं। अब बात करते हैं कि मौर्य कला की क्या विशेषताएं थी। तो चूंकि मैंने पहले ही बताया कि ये प्रश्न आपको खुद लिखना है, मौर्य कला की विशेषताएं, परंतु हम कुछ कीवर्ड्स देते हैं। तो कीवर्ड्स कि मौर्य कला की विशेषताओं के बारे में अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो पहला चीज तो ये लिखेंगे कि क्या क्या है कला के। तो कला के नमूने में आप राजप्रसाद देख सकते हैं, स्तंभ। चूंकि बीपीएससी का जो परीक्षा रहता है वो बिहार के विशेष संदर्भ में रहता है, तो बिहार में जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई, जो भी कला के नमूने प्राप्त हुए, उसका विस्तार से जिक्र करना है। और देश में जैसे स्तूप, तो स्तूप तो बिहार में है नहीं,
तो उसके बारे में सांची, भरभूत या तक्षशिला का हमने जिक्र किया, तो उसके बारे में चर्चा करना है, उदाहरण देना है। लेकिन जो बिहार से प्राप्त हुए हैं उसके बारे में ज़्यादा फोकस रखना है। तो राजप्रसाद, स्तंभ हो गया, स्तूप, गुफा, लोक कला, मिट्टी के जो मृण मूर्तियां हैं उसके बारे में, फिर वेदिका, इसके बारे में लिखेंगे। और फिर ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो जिन जिन स्थानों से प्राप्त हुए हैं उसको लिखेंगे। तो जैसे बिहार में अगर देखें तो पाटलिपुत्रा, राजगीर, गया, वैशाली, चंपारण, इन सब स्थानों का हम जिक्र देंगे। फिर आगे है कि विशेषताएं। तो अगर स्तंभों की बात करें तो स्तंभों में मैंने क्या क्या बताया था कि एक आसमक पत्थर है, ठीक है, ये बलुआ पत्थर से निर्मित है, फिर इसमें धातुई चमक है, फिर ये ऊपर से नीचे सुडौल है और धीरे धीरे नीचे से ऊपर पतला होता चला गया है, ठीक है, इनकी कितनी संख्या है। तो इस तरह से हम मौर्य कला की विशेषताओं को जो उसमें हम पाते हैं, जो देखते हैं। स्तूप के बारे में अगर हम है तो स्तूप के बारे में हम जिक्र कर देंगे कि स्तूप एक गोल गुंबद जैसा होता था जिसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता, उसका डिजाइन बना देंगे, ठीक है। तो प्रत्येक के बारे में हम विशेषताओं को लिखते हुए और उदाहरण के रूप में हम दिखाएंगे। जैसे लोरिया नंदनगढ़, लोरिया आर्यराज, और बसाड़, रामपुरवा। तो क्या है, अब स्तंभ के बारे में और भी अगर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो फिर इसमें लिखेंगे कि इसके 2 भाग होते थे, ठीक है, यष्टि और शीर्ष। शीर्ष पर क्या होते थे, तो पशु और पक्षी की मूर्तियां होती थी, ठीक है। तो उसमें क्या है, बैल, सांड, मोर, और सर्वाधिक पशु की मूर्तियां किसकी प्रयोग की गई है, तो शेर की। तो शेर की मूर्तियों का हम यहां पर जिक्र देंगे। और इस तरह से मौर्य कला की विशेषताओं का कम से कम हम इस तरह से दिखाएंगे कि कम से कम 20 से 25 पॉइंट इसके अंतर्गत हो जाए। आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा, कम समय में भी लिखा जाएगा। तो इस तरह से मौर्य कला के जो विशेषताएं हैं उसको आपने जाना, मौर्य कला के नमूने के बारे में जाना, और मौर्य कला के कितने स्वरूप हैं उसके बारे में जाना, मौर्य कला को किन किन राज्यों ने संरक्षण दिया, चित्र के माध्यम से जाना। तो ये क्लास हमें लगता है कि आप इस क्लास के साथ साथ हमारे द्वारा जो उपलब्ध कराए गए नोट्स हैं उनको देखेंगे और कुछ पुस्तकों का सहारा लेंगे तो आप अच्छी ढंग से बीपीएससी में मौर्य कला पर प्रश्न की डिमांड के अनुसार से ये संपूर्ण मौर्य कला के बारे में जो बीपीएससी में जितना लिखा जा सकता है उसके बारे में एक कलेक्शन हमने आपको प्रस्तुत किया। परंतु प्रश्न का डिमांड अलग अलग हो सकता है, तो प्रश्न की डिमांड के अनुसार से आप अपने प्रश्नों को लिखेंगे और बीपीएससी में जो प्रश्न आप लिखेंगे उससे जो आपका आकर्षक उत्तर बनेगा, फैक्ट से भरपूर और तारतम्यता के साथ उत्तर कैसे लिखा जाए, इस पर हमारा अलग से एक वीडियो है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपका जो उत्तर होगा वो प्रभावपूर्ण होगा, संपूर्ण रूप में होगा और एक सारगर्भित होगा, और इससे आपको परीक्षक खुद ब खुद नंबर देने के लिए मजबूर होंगे। तो इस पूरा क्लास को करने के बाद आप नोट्स जरूर पढ़िएगा, किताब जरूर पढ़िएगा, और एक बात जरूर जान लीजिए कि दूसरों के फॉर्मूला से सफलता नहीं मिलती है, इसलिए अपना नोट्स जरूर बनाइएगा। अगर नोट्स बनाना संभव नहीं है तो फिर सिनॉप्सिस जरूर बनाइएगा, शॉर्ट चार्ट जो होता है पूरे मौर्य कला को 2 पेज में आप शॉर्ट चार्ट पिक्टोरियल के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से आप बनाइए, वो ज़्यादा याद रहता है। भाषा तो आपकी अपनी होती है, भाषा तो बनाना पड़ेगा, परंतु ये जो हमारे मेमोरी या जेहन में आता है तो ये सारा जो है इसी तरह का जो ग्राफ या फिर जो बुलेट फॉर्म में लिखा हुआ रहता है, सिनॉप्सिस, वो याद रहता है। तो आशा करते हैं कि आपको इस क्लास से काफ़ी फायदा हुआ होगा। आज इतना ही रहने देते हैं, कला के अगले पार्ट पाल कला के रूप में हम अगले क्लास में प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।